दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर आने वाला है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो दोस्तों 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो जैन धर्म के असली यानी कि वास्तविक संस्थापक दोस्तों वर्धमान महावीर को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों चौथा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक तो ठीक है वर्धमान महावीर है, लेकिन दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो यह है ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो जैन धर्म में दोस्तों कितने तीर्थंकर हुए थे? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो वर्धमान महावीर थे, ठीक है। और यही हमारे जैन धर्म के असली यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो यह है 24, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वर्धमान महावीर हैं। और दोस्तों इसके वैसे संस्थापक कौन है? तो यह ऋषभदेव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऋषभदेव का दूसरा नाम भी आपको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी दोस्तों? तो गंगों की प्रथम राजधानी थी कालोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गंगों की प्रथम राजधानी थी कालोर, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं गंग वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो ये था कोंकणी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। गंग वंश का प्रथम शासक था कोंकणी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गंगों की दूसरी राजधानी कहती है, यानी कि दोस्तों पहले तो राजधानी थी कालोर और बाद में दोस्तों ये राजधानी हो गई थी तलका, ठीक है। तलक्काडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम राजधानी थी इनकी कोलार और दूसरी राजधानी थी, ठीक है, तलक्काडू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा। संभाजी के पश्चात, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली थी दोस्तों? तो ये संभाली थी राजा राम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मराठा साम्राज्य दोस्तों। मराठा साम्राज्य, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो सबसे पहले रेलवे लाइन ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी, ठीक है, प्रचलन जो आरंभ हुआ था वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। यानी कि पहली बार जो डाक टिकटें बिकी थी ना वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही बिकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। इसके अलावा बात करते हैं वारेन हेस्टिंग दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है दोस्तों ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा। अच्छा दोस्तों जो पहली ट्रेन चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, ठीक है। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो दोस्तों ये मुंबई से ठाणे की भी चलाई गई थी, ठीक है। और दोस्तों उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की यात्रा तय करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो यह है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा के कटक में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, ठीक है। और इनकी माता का नाम था प्रभा, ठीक है, प्रभावती देवी इनकी माता का नाम था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस ने कब करी थी, यानी कौन से सन में करी थी, तो ये करी थी 1939 में, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे कौन कौन से थे, तो इनका एक प्रमुख नारा था दिल्ली चलो और दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ठीक है। बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने ये लिखी थी कविता, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इन्होंने कब लिखी थी, तो ये लिखी थी इन्होंने 1921 में, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इन्होंने अपने आप को गोली कहाँ मारी थी, तो इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारी थी इन्होंने अपने आप को गोली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों आपको इसलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था सर सैयद अहमद खान को, ठीक है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान को ये किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 में का हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या कहता है मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट इसमें गलत है, सर सैयद अहमद खान को नहीं दिया गया था, ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों किसने दिया था ये, तो ये सम्मान दिया था सरोजनी नायडू ने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि जो जीती दोस्तों, ये सरोजनी नायडू ने दी थी, ठीक है। और किसको दी थी, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों सरोजनी नायडू इनको, ठीक है, इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करें दोस्तों। सबसे पहला असहयोग आंदोलन, ठीक है। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है चोरी चौरा कांड, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कौन सी घटना घटी थी उसमें, तो ये घटी दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। और दूसरा हुआ था दोस्तों चोरी चौरा की घटना, ठीक है। ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो पहला, तीसरा और फिर आ जाएगा दूसरा, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहला, तीसरा और दूसरा, ठीक है। पहला, तीसरा और दूसरा कहाँ दे रखा दोस्तों, पहला, तीसरा और दूसरा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, पहला, तीसरा और ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 को। और चोरी चौरा घटना जो हुई थी ये हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों ये, तो ये हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुई थी, ठीक है। इसमें दोस्तों चोरी चौरा में क्या हुआ था, इसमें वहाँ के जो मतलब गांव के जो लोग थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे, उसी को चोरी चौरा घटना कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे दोस्तों, तो ये थे, ठीक है, लियो टोल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा। अच्छा दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा। डोल्ड्रम, ठीक है, इनसे संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों, डोल्ड्रम है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की, ठीक है, परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोल्ड्रम जो है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये कहा जाता है बेल्जियम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो दोस्तों भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है सबसे पहले केरल राज्य में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है सबसे पहले केरल राज्य में होता है और वहीं पर दोस्तों सबसे पहले वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान के समीप है दोस्तों। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों महाबलेश्वर ये कहाँ पर है दोस्तों, तो महाबलेश्वर दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम, ये दक्षिण भारत में बहती है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं जो कृष्णा नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इनकी सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा से बात करते हैं हम और प्रमुख नदियों की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो दोस्तों ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से माही नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, और ये भी कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी और घाघरा नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गोदावरी नदी दोस्तों नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र में तो एक त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णा नदी मैंने आपको बताया दोस्तों ये महाबलेश्वर से निकलती है। इसके अलावा से बात करते हैं कावेरी नदी की। तो दोस्तों कावेरी नदी वहमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और दोस्तों वहमगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है दोस्तों? तो ये कोयला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला जो है एक प्रमुख कच्चा पदार्थ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा, और दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी है 1956 से 1961 तक चली थी, दूसरी भी सही है, ठीक है। तीसरी है 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है, तीसरी भी सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों चौथी 1966 से 1971 तक नहीं चली थी, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चौथी जो है गलत परियोजना, यानी कि 1966 से नहीं है दोस्तों, ये डेट है हमारी 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आपको दोस्तों मैं आपको जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी इमेज के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है, और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर उस पर ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, इसमें उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1978 तक चली थी, ठीक है, इसको सही कर लेना आप, 1978 है, ठीक है, ये 1989 तो गलत हो गया था, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, 1978 है, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों 1974 से 1978 तक चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1980 से 1985 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा सातवीं जो है 1985 से 1990 तक चली थी, और आठवीं जो है 1992 से 1997 तक चली थी। इसके अलावा नौवीं जो है 1997 से 2002 तक चली थी, ठीक है। जो नौवीं है दोस्तों ये 1997 से 2002 तक चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों क्या मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 तक चली थी। इसके अलावा 2 साल का अवकाश हो गया था, फिर उसके बाद यानी कि 1992 से स्टार्ट हुई थी और 1997 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये चली थी 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण जो किया जाता है ये किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा, ठीक है। सैनवेट किससे संबंधित है दोस्तों? तो सैनवेट का संबंध दोस्तों ये है, ठीक है, उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैनवेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। खुले बाजार प्रचलन
क्या होते हैं दोस्तों? तो खुले बाजार परिचालन का संबंध होता है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिविधियों का, ठीक है, बेचा जाना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बना आज का हमारा। और दोस्तों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से? सदस्य, ठीक है, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा उनका चुनाव होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है उसकी तारीख कौन तय करता है? तो उसकी तारीख को राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं लोकसभा को निम्न सदन या फिर निचला सदन भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना आवश्यक है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, यानी कि उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं जो अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन लेता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहां से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया दोस्तों 22 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है, यानी कि समाजवाद का, ठीक है, अर्थ पूछा गया इसमें। तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ होता है इसमें राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे समाजवाद, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 3 नए शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा दोस्तों। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे दोस्तों? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जिस समय जोड़े गए थे उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो क्या था? वो था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा। कौन सा स्थानीय, ठीक है, सरकार का मामला नहीं है? तो दोस्तों स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है? तो यह कानून और व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों डीपीटी जो वैक्सीन होती है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, ठीक है, वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है दोस्तों? तो ये सबको दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी रुधिर वाले वर्ग को दिया जा सकता है। ठीक है, ए बी वाले रुधिर वाले वर्ग जो होते हैं वो दोस्तों किसी को भी अपना खून डोनेट कर सकते हैं, यानी कि दान कर सकते हैं। ठीक है, जिनका जो खून का मतलब खून ए बी, ठीक है, ए बी पॉजिटिव होते हैं रुधिर वाले वर्ग वाले किसी व्यक्ति को जो मतलब वो होते हैं वो किसी को भी खून दे सकते हैं। ठीक है, अपना जिनका ए बी पॉजिटिव होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। पुरातात्वीय खोज के, ठीक है, पुरातात्वीय खोज के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 और यहाँ का दोस्तों द्रव्यमान होता है इसका 14। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो परमाणु संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इसका हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को, ठीक है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इसका हमारा।
जब कोई कुल बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु, ठीक है, बल की दिशा में त्वरित त्वरण प्रदान, ठीक है, प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण खाली स्थान के साथ अनुपातित होता है दोस्तों। तो ये होता है वस्तु पर लगने वाले बल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बल, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता खालिस्तान नामक स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक पर आधारित होता है दोस्तों। तो ये होता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आज का हमारा। दोस्तों हमारा गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको गणित के क्वेश्चन एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व ए, बी, सी तथा डी की औसत उम्र 45 वर्ष थी। उनकी वर्तमान में उम्र का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है दोस्तों, यानी कि औसत होता है हमारा, औसत होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले योग कर देंगे और फिर संख्याएं देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, 4 संख्याएं होंगी, यानी कि 4 वर्ड हो गए, यानी कि संख्याएं दोस्तों इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। औसत जो होता है मतलब संख्याओं को योग बटे संख्याएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए, बी, सी एवं डी की औसत उम्र जो है 45 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो इनकी उम्र दोस्तों कितनी है, औसत उम्र, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ठीक है, संख्याएं हो गई है बटे संख्या को योग, यानी कितनी संख्या है दोस्तों, ये टोटल 4 है, ठीक है, टोटल 4 है ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4 हो गए। इनका योग कितना दे रखा दोस्तों इनकी उम्र का, तो ये दे रखा 45, ठीक है, औसत दे रखा दोस्तों इनका 45 वर्ष। जब हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा, ठीक है, इनकी उम्र का योग निकल जाएगा। और दोस्तों 5 वर्ष पहले का निकलेगा, ठीक है, योग ये ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 की हम 45 से 45 से, क्योंकि भाग में इधर आके गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हाथों हाथ, तो कितना निकलेगा, 4 5 20 का 0 यहाँ से लगे 2, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 180। दोस्तों ये जो 5 वर्ष पूर्व का, ठीक है, 180 जो योग आया इनकी उम्र का, ये 5 वर्ष पहले का है। और दोस्तों 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में कितनी होगी इनकी उम्र, तो सब में 5 5 जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ए की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगी, बी की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगी, सी की भी 5 बढ़ेगी, ठीक है, ए की भी 5 बढ़ेगी, बी की भी 5 बढ़ेगी, सॉरी बी की भी 5 बढ़ेगी, ठीक है, और सी की भी 5 बढ़ेगी और डी की 5 बढ़ेगी। तो दोस्तों टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 20 हो जाएगा, यानी कि 20 में जोड़ देंगे हम तो वर्तमान में पहुंच जाएगी, यानी कि 5 वर्ष की बाद हो जाएगी इनकी उम्र 200, ठीक है। और 200 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रखा था, 5 वर्ष पूर्व ए, बी, सी और डी की औसत उम्र 45 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का दोस्तों हमने निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बटे 4, यानी कि कितने कितने जने दोस्तों, 4 जने हैं, ठीक है, इक्वल टू 45, ठीक है, क्योंकि 45 जो इनका एवरेज है, ठीक है, यानी कि औसत है। अब दोस्तों जब इनका हम योग निकालेंगे तो 4 को इधर को ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 से हम 4 की, तो ये निकला 180, और 180 जो निकला दोस्तों ये 5 वर्ष पहले की निकल रही है, ठीक है, इनकी आयु, यानी कि हम अगर 5 वर्ष बाद जाना है हमें तो सब में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सबकी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बढ़ेगी 20 वर्ष, ठीक है। और दोस्तों 20 वर्ष, जब 20 वर्ष हम 180 वर्ष में जोड़ेंगे तो ये टोटल निकलेगा 200 वर्ष, यानी कि वर्तमान में इनकी उम्र है 200 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, √32 प्लस √38 बटे, ठीक है, √8 प्लस √2, ठीक है, सॉरी √12। तो दोस्तों इसको √ से बाहर कैसे निकालते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों किसी, ठीक है, जैसे हमने मान लिया 4 है, ठीक है, जब 4 का अंडर है इसको हम बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 4 के फैक्टर करेंगे, दोस्तों इसके फैक्टर निकलेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। और दोस्तों फैक्टर हम ऐसे करते हैं जो एक समान हो, यानी कि 2 और 2 एक समान है ना, तो यहाँ से हम 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि यही हमारा 4 अंडर का, ठीक है, 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, जब √4 का निकाल रहा हूँ मैं तो 2 निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम 32 के फैक्टर करेंगे, 32 को तोड़ लेंगे हम दोस्तों 16 गुणा 2 में, ठीक है, प्लस 48 को तोड़ लेंगे दोस्तों हम 16 गुणा 3 में, ठीक है, √ 16 गुणा 3, ठीक है, क्योंकि 16 से 48 होते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, ठीक है, ये जगह बटे
8 को तोड़ लेंगे हम दोस्तों 4 गुणा 2 में, ठीक है, अंडर रूट 4 गुणा 2 में, ठीक है, प्लस और 12 को तोड़ लेंगे हम दोस्तों 4 गुणा 3 में, ठीक है, 4 गुणा 3 में, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको बाहर निकालेंगे तो 16 से क्या निकलेगा, ठीक है, 4 निकल जाएगा, ठीक है, 16 से बाहर, यहाँ से भी 4 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो हम 4 को निकालेंगे यहाँ से बाहर, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये 4 अंडर रूट 2, ठीक है। और मैंने बता दिया दोस्तों आपको बाहर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 16 के फैक्टर करेंगे, तो 16 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 4, ठीक है। दोस्तों यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये होते हैं 4 गुणा 4, ठीक है, गुणा 2। तो यहाँ से हम एक समान निकाल लेते हैं, यानी कि एक को बाहर निकाल लेते हैं। 4 गुणा 4 है, यानी कि एक को बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाया, यहाँ से भी हम 4 निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम 4 बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 3, ठीक है, अंदर रह जाएगा ये अंडर रूट 3 बटे, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये 1 और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का निकल जाएगा 2 और 2 रह जाएगा अंदर अंडर रूट में, ठीक है। प्लस का निशान लगाया हमने, यहाँ से भी हम 2 बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अगली लाइन करते हैं दोस्तों हम, अंडर रूट 3 यही रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से और यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे हम तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, जब 4 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, अंडर रूट 2 प्लस का निशान लगाया, अंडर रूट 3, ठीक है, फिर बटे का निशान लगाया। अब नीचे से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब दोस्तों 2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये दोनों एक से हैं तो इसको काट देंगे, ठीक है। इससे इसको काट देंगे हम और 2 से 4 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है, यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, तो हमारा 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। हमने दोस्तों कुछ नहीं किया, हमने दोस्तों इसके 32 के फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो 32 को हम 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, 48 को हम 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरह से अंडर रूट से बाहर निकालते हैं इस संख्या को। अगर हमें 4 को निकालना हो तो 2 निकलेगा, ठीक है, बाहर। अगर 16 को निकालना हो तो 4 निकलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी बेस पर ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को योगफल कितना होगा दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, अगर योगफल निकालना हो दोस्तों इसका सूत्र होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। योगफल इक्वल टू होता है प्रथम पद, ठीक है, ये होता है दोस्तों प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटे में 2, ठीक है, और ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने, बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट है कि गुणा जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं यानी कि जितनी संख्या ऑफ नंबर है, यानी कि जितनी, ठीक है, संख्याएं उनकी गुणा कर देंगे यहाँ को। तो हम देख लेंगे दोस्तों यहाँ से 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को योगफल कितना होगा, यानी कि पहली संख्या हमने निकाल ली, ठीक है, फर्स्ट है, और ठीक है, 25 संख्या कितनी दोस्तों 25 आ जाएगा, ठीक है, और टोटल संख्या कितनी दोस्तों तो 25 है, ठीक है, बटे 2 मैंने आपको बताया था। ये यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, टोटल नंबर कितने 1 से लेकर 25 तक तो 25 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर। अब इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों हम, तो निकलेगा 26, ठीक है, ये निकलेगा 25 और 26, 26 को हम 2 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है, और 13 की मल्टीप्लाई जब दोस्तों हम 25 से करेंगे यानी कि 13 गुणा 25 करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर निकलेगा 325, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा दोस्तों 325। तो दोस्तों 325 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कौन से उसमें दे रखा है, तो ये देखा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। योगफल में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं को योगफल निकालना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, बटे 2 गुणा में जितनी संख्याएं हैं वो उन संख्याओं को यहाँ लिख देंगे। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था 1 से लेकर 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को योगफल कितना होगा,
तो दोस्तों 1 से लेकर 25 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, पहला पद तो 1 ही होगा, ठीक है, और 25वां पद 25 ही होगा, बटे 2 गुणा में 1 से लेकर 25 तक कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, तो दोस्तों 25 ही होंगी, ठीक है, वो भी। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, गुणा भाग करके दोस्तों क्या आएगा हमारा 325 आंसर आ जाएगा, ठीक है, और यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों क्या रखा है, 12, ठीक है, 12 सही 1/2% के समतुल्य भिन्न होगा, यानी कि इसका समतुल्य भिन्न निकालना हमें। सबसे पहले दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, ठीक है हम। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों, तो 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है, यानी 25/2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम करेंगे 25/2, ठीक है, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर बटे 100। और जब 25 से दोस्तों 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ठीक है। समतुल्य भिन्न कितना निकल गया इसका 1/8, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसको हल किया, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हमें गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है, बटे में गुणा 100, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 की गुणा 2 से कर देंगे 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। 7 की पावर दोस्तों 71 दे रखी है, 6 की पावर 63 दे रखी है, और 3 की पावर 65 दे रखी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों हम, इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों एक 71, ठीक है, 7 की पावर 71, जब 71 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों शेषफल, तो ये निकलेगा हमारा 4 से भाग देंगे इसको हम, तो ये निकलेगा 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 7 28, यानी कि 3 निकलेगा, ठीक है, 4 7 28, 3 निकलेगा इसका शेषफल, ठीक है। अब दोस्तों हम जब 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, 7 की पावर जब हम 3 करेंगे, ठीक है, एक बार वो देखते हैं हम, 7 एकम 4 बचे, सॉरी 4 एकम 4 बचे कितने 3, और 4 7 28, ठीक है, 28 और 3 31 होते हैं, कि 3 शेषफल बच गया हमारा, ठीक है। और जब हम इसको इकाई अंक निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी कि 7 गुणा 7, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, और जब हम 7 की दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा ये, तो ये निकलेगा 7 9 63, यानी कि 3 निकल जाएगा, ठीक है। इकाई अंक कितना निकलेगा दोस्तों, 3 निकलेगा, ठीक है इसका, यानी कि इसका इकाई अंक 7 की पावर 71 का इकाई अंक 3 निकला, ठीक है, गुणा का निशान लगाया। जब हम 6 की पावर 63 का निकालेंगे, ठीक है, 6 की पावर चाहे दोस्तों कितनी भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका चाहे 1 कर लो चाहे 2 कर लो, 6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 36, जब इसकी पावर 2 करेंगे हम 6 दूनी 36 आ जाएगा, जब 3 करेंगे 6 दूनी 36 अंक कितने होते हैं, जितने भी होते हैं इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और 3 की पावर 65 का, ठीक है, 3 की पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, तो 65 को हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, 65 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये निकलेगा 4 एकम 4 बचे कितने 2, 4 6 24, यानी कि 1 निकलेगा, ठीक है, 1 हमारा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 बचे कितने 2, 4 6 24, यानी कि 1 हमारा शेषफल आ गया, यानी कि 3 की पावर जब हम 1 करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, ठीक है इसका। अब इसकी गुणा कर देंगे 3 3 9, ठीक है, जब 3 से करेंगे 3 3 9 और 9 6 54, ठीक है, तो ये निकल गया हमारा 54, और इकाई अंक दोस्तों हमारा कितना निकला, तो ये निकला हमारा 4, ठीक है, इकाई अंक हमारा 4 निकल गया, यानी कि 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, 7 की पावर 71 दे रखी है, और 6 की पावर 63 दे रखी है, 3 की पावर 65 दे रखी है, ठीक है। अब दोस्तों 4 से भाग क्यों करते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 4 से भाग दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम 7 को, ठीक है, जब हम 7 को 4 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वापस वही संख्या रिपीट हो जाएगी। जब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब हम 7 की पावर दोस्तों 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक 7 निकलेगा, ठीक है, और जब 2 करेंगे तो इसका इकाई अंक 49 निकलेगा, ठीक है, जब 3 करेंगे हम तो इसका इकाई अंक 3 निकलेगा, ठीक है, और जब इसकी पावर 4 करेंगे तो ये इकाई अंक 1 निकलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी पावर हम 5 करेंगे तो हमेशा फिर हमें 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी हम 6 करेंगे 7 की पावर तो फिर निकलेगा 9, ठीक है, फिर 8 करेंगे तो निकलेगा 3, और फिर 9 करेंगे तो निकलेगा 1, ठीक है। यानी कि दोस्तों हर 4, ठीक है, हर 4 पैराग्राफ के बाद ये वापस रिपीट होने लगता है, यानी कि वापस ऊपर से शुरू होने लगता है, इसलिए दोस्तों हम 4 से भाग करते हैं, ठीक है। इसको उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हिंदी के हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 हमारा, ठीक है, शिवालय। दोस्तों ये पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचाने, ठीक है। शिवालय में दोस्तों कौन संधि आएगी, तो शिवालय में आएगी दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवालय का दोस्तों संधि विकसित करेंगे तो ये निकलेगा शिव प्लस आल्य, ठीक है, शिव, सॉरी ये निकलेगा शिव प्लस आल्य।
ठीक है। और ये दोस्तों दीर्घ संधि होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विद्यालय में भी दीर्घ संधि होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको संधि विच्छेद जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा। अंत, ठीक है, ये पूछा नीचे दिए हुए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। तो अंत का दोस्तों विलोम शब्द होता है आदि, ठीक है, अंत का होता है आदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो इति का विलोम शब्द होता है हमारा, इति का विलोम शब्द होता है दोस्तों अथ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इति का होता है अथ, अथ, ठीक है, ये किसका होता है, ये इति का होता है, ठीक है। और अथ का विलोम शब्द क्या होता है, ये इति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आज का हमारा। स्वज, ठीक है, स्वज ख्वाब दिखाना, ठीक है, स्वज वाग दिखाना, ये पूछा गया है, स्वज वाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों झूठे वादे करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आज का हमारा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं दोस्तों, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। तीसरा क्या रखा दोस्तों, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या रहेगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा, ठीक है। जन में जय का नागयज्ञ की रचना किसने करी थी। तो ये करी थी जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जो थे ये छायावादी युग के कवि थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी रचना का नाम है झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आज का हमारा, 46 है दोस्तों आज का हमारा। और दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन बताता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, इस वीडियो को। इसमें क्या रखा दोस्तों, यदि प्लस से अभिप्राय यानी कि प्लस का निशान है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये प्लस का निशान है। यदि प्लस से अभिप्राय गुणा का है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या रखा है, यदि प्लस को हम गुणा कर देंगे, और आगे क्या रखा है इन्होंने, माइनस से अभिप्राय भाग का, ठीक है, माइनस से हम भाग का अभिप्राय है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्या रखा है इन्हें, गुणा से अभिप्राय माइनस, ठीक है, गुणा से अभिप्राय माइनस, और भाग से अभिप्राय है प्लस, ठीक है, और भाग से अभिप्राय है प्लस। समीकरण दे रखी दोस्तों इन्होंने, हमारी समीकरण दे रखी 26, ठीक है, 26 प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है, ये। और इसके बाद दे रखा इन्होंने 74, फिर लगा रखा इन्होंने माइनस, ठीक है, 4, फिर उन्होंने गुणा 5, और फिर भाग, और फिर 2 लिख रखा है, ठीक है, ये। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको। इसमें दोस्तों हमको ये क्या रखा इन्होंने, प्लस को गुणा करा जाए, यानी कि 26 गुणा 74, ठीक है, माइनस को भाग क्या रखा है इन्होंने, माइनस को भाग क्या रखा है, यानी कि बटे में 4 कर देंगे हम इसको। जब यहाँ माइनस की जगह भाग करेंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, ये। इसके अलावा उसको गुणा को इन्होंने क्या रखा है माइनस, ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे 5, और भाग को क्या रखा है इन्होंने प्लस, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। और जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये निकलेगा 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे हम 13 बार कटेगा, ठीक है। इसके अलावा जब इससे यहाँ से करेंगे हम 74 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 3 6 और 2 7 14, ठीक है। अब दोस्तों इसको जब हम घटाएंगे तो निकलेगा -3, ठीक है। तो ये समीकरण बन जाएगी 13 गुणा 37, ठीक है, माइनस का 3। अब दोस्तों हम 13 गुणा 37 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 481, ठीक है, ये निकलेगा हमारा 481। माइनस जब 3 करेंगे हम यहाँ से घटाएंगे तो हमारा निकलेगा, हमारा दोस्तों कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा 4, ठीक है, 7 8, यानी कि 478, ठीक है। और 478 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 आज का हमारा। दिए गए, ठीक है, दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का चयन करें, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हमें बुखार आता है, ठीक है, यानी कि दूसरा सबसे पहले बुखार आता है, फिर दोस्तों हम जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है,
सबसे पहले हमें बुखार आता है, फिर जाते हैं हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर दोस्तों बीमारी का पता लगाता है, ठीक है, बीमारी का पता लगाता है, फिर दोस्तों हमें बताता है नुस्खा और फिर देता है हमें मेडिसिन, ठीक है। तो इसी के क्रम में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें दूसरा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें बुखार आता है, ठीक है, दूसरा। फिर दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर जो है बीमारी का पता लगाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें नुस्खा बताता है, फिर हमें दवाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अपने घर से लोकेश जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है। सबसे पहले दिशाएं मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह दिशाएं होती हैं दोस्तों, ये पूरब होता है, ठीक है, और ये होता पश्चिम, ठीक है। ये होता पश्चिम, ये होता उत्तर और ये होता हमारा दक्षिण, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा में, इसका घर यहाँ पर है, उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर को जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। चलो और बड़ा कर देते हैं इसको, इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्या रखा है, फिर वह पश्चिम की ओर 10, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और ये 10 किलोमीटर जाता है इधर को, ठीक है। फिर क्या रखा है इन्होंने, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण की ओर नहीं नीचे को 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चला दिया हमने इसको। आगे क्या रखा है इसके अंदर, चलता है, ठीक है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूरब की ओर इसको मोड़ देंगे, ठीक है। इसको पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी कि यहीं पहुंच गया वापस ये। अब क्या रखा है इन्होंने, तो वह अब अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, यानी कि अपने घर से किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। अपने घर से उत्तर दिशा में, यानी कि ये वाली कौन सी दिशा है दोस्तों, ये इसका घर है, ठीक है, यहाँ पर इसका घर है और यहाँ से अब किस दिशा में है दोस्तों ये, तो ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आज का हमारा। क्वेश्चन दोस्तों 49 में क्या रखा है, निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कौन सा अक्षर सही होगा, ठीक है। इसमें तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें दोस्तों हमारा सी कितने पर आता, तो सी दोस्तों हमारा था 3 पर, ठीक है, सी 3 पर आता और आई हमारा कितना पर आता, 9 पर आता है, ठीक है। आई 9 पर आता और ओ हमारा 15 पर आता है, ठीक है। यानी कि सी में को जब 6 जोड़ देंगे, जब यहाँ 6 जोड़ देंगे तो ये दोस्तों ये आएगा आई, ठीक है। अब आई में को 6 जोड़ देंगे यानी कि ओ, ठीक है। जब आई में को 6 जोड़ देंगे तो ये बनेगा ओ। जब ओ में को 6 जोड़ देंगे तो ये दोस्तों ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, ठीक है। और जब 15 में को 6 जोड़ देंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, 15 में को 6 जोड़ देंगे यानी कि 21। तो 21 पे क्या आता दोस्तों हमारा, 21 पर आता हमारा यू, ठीक है। यानी कि यहाँ बनेगा यू। फिर अगला दोस्तों एफ आता हमारा कितने पर, एफ आता हमारा 6 पर, ठीक है। और के आता हमारा 11 पर, यानी कि 6 5 11, यानी कि 5 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 जोड़ा गया, फिर यहाँ से के, ठीक है, के 11 पर आता हमारा और पी 16 पर आता है, यानी कि 11 5 16, यानी कि यहाँ भी 5 जोड़ दिया हमने, ठीक है। पी पहुंच गया, पी में को जब 5 जोड़ देंगे यानी कि 16 5 21, ठीक है। तो 21 पर हमारा यू आता है, ठीक है। 21 पे दोस्तों हमारा यू आता है, ठीक है, ठीक है। 21 पर हमारा यू आ गया। अगला दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, आई दोस्तों हमारे कितने पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, ठीक है। और एम जो आता है 13 पर आता है। तो 9 4 13 और 13 4 17 है, ठीक है, क्योंकि क्यू 17 पर आता है और 17 4 21, यानी कि 21 पर हमारा यू आता है, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा यू आ जाएगा। तो हमारा इस क्रम में हमारा जो, ठीक है, चौथा जो लुप्त पद बनेगा वो यू, यू और यू, यानी कि ट्रिपल यू बन जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों, ठीक है, क्या रखा है इन्होंने, 5 लोग, ठीक है, 5 लोग हैं आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि आपकी ओर, यानी कि जिस तरफ आप बैठे हो ना वो आपके सेम, ठीक है, आपके मुंह की तरफ उनका मुंह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ बैठे हैं बिल्कुल मुंह करके। एफ जो है एक्स के बाईं ओर बैठा है और जेड डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है और वी जो है एक्स के दाईं ओर बैठा है। इसके अलावा अगला कह रखा है डब्ल्यू बाई के बाईं ओर बैठा है। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन सा पद होगा, ठीक है, यानी कौन बैठा होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि जब दोस्तों, ठीक है, किसी का मुंह हमारी तरफ होता है तो हमारा दायां हाथ उसका बायां हाथ होता है और हमारा बायां हाथ उसका दायां हाथ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रखा दोस्तों, y जो है x के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, y जो है x के बाईं ओर बैठा है। यदि x यहाँ पर बैठा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, x यहाँ पर बैठा बीच में, ठीक है, x का मुंह हमारी तरफ है, तो ये क्या रखा है, y जो है x के बाईं ओर बैठा है, यानी कि x का जो बाईं ओर होगा वो हमारा दायां ओर होगा, ठीक है, यानी कि इधर बैठा होगा y, ठीक है, y हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, x के बाईं ओर हो जाएगा, यानी कि हमारे दाईं ओर हो जाएगा x के बाईं ओर, ठीक है। अगला क्या रखा इन्होंने, w जो है z के दाईं ओर बैठा है, हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अगला क्या रखा इन्होंने, v x के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, v जो है x के दाईं ओर बैठा है, यानी कि दोस्तों x के दाईं ओर यानी कि हमारे बाईं ओर बैठा होगा v, तो b इधर को b इधर बैठेगा, ठीक है।
अगला कह रखा है इन्होंने, और डब्ल्यू जो है वाई के बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जो है वाई के बाईं ओर, ठीक है। अब वाई का बायां ओर किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ बैठा देंगे हम डब्ल्यू को, क्योंकि वाई का मुंह जो है हमारी तरफ है, ठीक है। तो हमारा दायां डब्ल्यू वाई का बायां हाथ होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यदि जेड पंक्ति की एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा होगा, ठीक है। अभी हमें जेड का नहीं पता, जेड इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऊपर हमने एक लाइन छोड़ी थी, वो ये वाली लाइन छोड़ी थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ी थी। वो इसमें क्या रखा है इन्होंने, डब्ल्यू जो है जेड के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू जो है जेड के दाईं ओर बैठा है। जब जेड के दाईं ओर किधर को बैठेगा दोस्तों, यानी कि जेड इधर बैठा हुआ होगा, तब जाके डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा होगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरह से हमारी श्रृंखला बन जाएगी ये। और इसमें जो बीच में है, ठीक है, ये पूछा गया इसमें, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में दोस्तों वाई बैठा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप दोस्तों वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सामान्य जागरूकता से संबंधित, ठीक है। अगले क्वेश्चन, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टोमी चाय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो दोस्तों ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 8 का हमारा, ओलंपिक पद प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ओलंपिक पद प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कोणांक मल्लेश्वरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कल्लम मल्लेश्वरी इनको किस में मिला था, तो दोस्तों इनको भारोत्तोलन में मिला था, ठीक है। यानी कि दोस्तों भार उठाती थी, उसी में इनको ये, ठीक है, ओलंपिक पदक मिला था। और दोस्तों ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन चुकी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं हम, जो मतलब ओलंपिक पदक थे दोस्तों, उसमें मतलब पहली बार किस व्यक्ति को मिला था, तो पहली बार जो किस व्यक्ति को मिला दोस्तों, तो ये मिला था दादा साहिब जादव को, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जिनको ओलंपिक पद प्राप्त हुआ था, और पहले भारतीय थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था उनका, दादा साहिब जादव, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो ओलंपिक खेल थे वो पहली बार कब खेले गए थे, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान की, ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी यूनान की राजधानी एथेंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्लम मल्लेश्वरी थी। और ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो ये थे दादा साहिब जादव, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आज का हमारा, और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। एक सेकंड दोस्तों, यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग टू विन, ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो प्लेइंग टू विन ये है साइना नेहवाल की आत्मकथा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आज का हमारा, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी, और दूसरी थी सुमित्रा महाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 आज का हमारा, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंत्रण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है, ठीक है, मोक्षा गुंडम विशेष, ठीक है, विशेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर दोस्तों हर साल राष्ट्रीय अभियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आज का हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये है न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिथित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आज का हमारा, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है दोस्तों, तो अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि मेहमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान समान होते हैं, ठीक है। अतिथि जो है भगवान है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 आज का हमारा,
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री, ठीक है, समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो यह है पुदुचेरी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुदुचेरी की जो दोस्तों जो समुद्री सीमा है वो छोटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में कार्तिक पूर्णिमा को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों आज का हमारा। और दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि ठीक है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ठीक है। इसको दोस्तों ये एक ऐसा होता है, इसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस, ठीक है, इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई है कि, ठीक है, आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कदर करें तथा यह देखें कि क्या छात्र, ठीक है, छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार, ठीक है, छात्र शिक्षक से डरना बंद कर दे तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा, ठीक है, छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंदमय हो और आसान, ठीक है, आनंददायक और आसान हो जाता है। शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कक्षा में बैठकर हो या फिर स्कूल के बाद खेल के मैदान में, ठीक है। इससे शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास में इसका बहुत योगदान रहता है, ठीक है। अगला देखा दोस्तों ने, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सहायकीय, ठीक है, शासकीय शिक्षकों के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए क्योंकि समानांतर, ठीक है, समांतर शिक्षकों के रहते नियमित शिक्षक प्राय यह समझने लगते हैं कि कोई, ठीक है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चित हो जाते हैं तथा सारा काम समानांतर, ठीक है, शिक्षकों पर डाल देते हैं। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों का, ठीक है, सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वानता, शिक्षक तथा बच्चों के बीच मित्र संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं दोस्तों। प्रत्येक छात्र की भावना की कदर होती है उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि भी क्या जानते हैं या उनका सम्मान करने से, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 आज का हमारा। शिक्षक विद्यालय के, ठीक है, विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ते बनाए रखता है, ठीक है। ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि विद्यालय के बाद शिक्षक नहीं रहता, ये गलत है, ठीक है। ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला कह रखा दोस्तों, ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाहर समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा कह रखा है, ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों का, ठीक है, बच्चों के स्वर्णगीना विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि शिक्षक, ठीक है, विद्यालय के बाहर भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन था ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के स्वर्गगीणा, ठीक है, स्वर्गगीणा विकास में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों। नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? समानांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा दे रखा दोस्तों इन्होंने हमारा 74 में दोस्तों, दूसरा देखा इन्होंने ऑप्शन, समानांतर शिक्षक की ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखा, समानांतर शिक्षक नियमित नहीं होते और उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती इसलिए उन्हें सभी के कार्य करने पड़ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। समांतर शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह नियमित शिक्षकों का बोझ कम करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आज का हमारा। 74 में दोस्तों फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समानांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें चौथा राइट आंसर नहीं होगा, इसमें पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने गद्यांश में ऊपर पढ़ा था, नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों समानांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, इसमें पहले इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों आज का हमारा। शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को
प्रिय है दोस्तों, तो यह मित्रवत संबंध यानी कि दोस्ताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों शिक्षक यानी कि जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, इन दोनों के बीच दोस्तों दोस्ताना जो है संबंध, ये लेखक को प्रिय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों एक और गद्यांश दे रखा है, ठीक है, हम इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। रूढ़ संख्या और कथापूर्व विश्लेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक में, ठीक है, तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं, जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है तथा हिंदी के विषय अंतर्गत, ठीक है, हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का, ठीक है, लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है, जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूं वह प्राय एक घिरे हुए, ठीक है, प्रतीकार्थ जैसा दिखता है, ठीक है। अवश्य है पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीक, ठीक है, ये कह रखा अगला, प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द एक अभावरत की गुंजाइश रहती है। इस अभावरत को हम ऐसा निजी क्षेत्र कह सकते हैं जिससे हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचर लेती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कह रखा है, ठीक है, विचर लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो, ठीक है, निर्दिष्ट नहीं था कवि के द्वारा तो नहीं, ठीक है, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषण शिक्षा की सामान्य, ठीक है, सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है कि कविता ही भाषा, ठीक है, शिक्षण में यह मुक्ताई आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में, ठीक है, अनिवार्य रूप से शामिल रहती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। गद्यांश में क्या रखा तो गद्यांश में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों, तो गद्यांश में पूरक शब्द दोस्तों कविता के लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो गद्यांश में दोस्तों पूरक शब्द है वो कविता के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है दोस्तों, तो प्रतीकों में दोस्तों गुण होता है 77 में दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आभा का। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रखा है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है दोस्तों, तो निर्जन क्षेत्र दोस्तों ये संकेत करता है 78 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, ठीक है, आवाव्रत की ओर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों आज का हमारा, कविता की शिक्षा को भाषा, ठीक है, शिक्षा की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। कविता मनोरंजन करती है, नहीं। सामान्यतः भाषा, ठीक है, सामान्यतः भाषा शिक्षा अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता में बिना किसी पूर्ण धारा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है हमारा, उन तथाकथित कविताओं की मदद जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत करते हैं दोस्तों, तो ये अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो अनिवार्य है उसकी ओर संकेत करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को कैसे लगी, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैंने आपको जितने भी गद्यांश करा रखे हैं ना ये, ठीक है, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप दोस्तों इसको समझ पाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।